हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक विकास के लिए नियोजन के विभिन्न रूप क्या है। इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्थिक विकास के लिए नियोजन के विभिन्न रूप है वो क्या क्या है, और ये रिपीट होने वाला टॉपिक है तो आप ये पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आर्थिक विकास के लिए नियोजन के विभिन्न रूप का अध्ययन करना विकासशील देशों जैसे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आर्थिक विकास के लिए जो नियोजन है उसके विभिन्न रूप का जो हम लोग को अध्ययन करना हुआ है विकासशील देशों जैसे भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियोजन माने होता है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ है आर्थिक संसाधनों का सुव्यवस्थित और संगठित उपयोग करें ताकि जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को क्या किया जा सके, प्राप्त किया जा सके। यानी कि जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इतने सुव्यवस्थित या कि सिस्टमैटिक रूप से हम लोग यूज करें जिससे क्या हो, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने में हमें क्या हो, आसानी हो। यह योजना मुख्यतः सरकार द्वारा बनाई जाती है। यह योजना किसके द्वारा बनाई जाती है? मुख्यतः सरकार द्वारा बनाई जाती है और इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास करना होता है। आर्थिक विकास के लिए नियोजन के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं? आर्थिक विकास के लिए जो नियोजन है उसको करने के लिए विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं। आर्थिक नियोजन को उसकी संरचना, उद्देश्य और कार्यप्रणाली के आधार पर विभिन्न रूपों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जो क्या है, जो आर्थिक विकास है, यानी कि जो आर्थिक विकास है, ठीक है, यानी सॉरी आर्थिक नियोजन है जो उसको उसकी संरचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और प्रणाली के आधार पर क्या है, विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया केंद्रीय नियोजन। क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं जिसे। केंद्रीय नियोजन क्या होता है? इसकी परिभाषा है इस प्रकार की योजना में सभी आर्थिक निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय नियोजन का मतलब ही होगा, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो इस प्रकार की योजना में सभी आर्थिक निर्णय होते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। संसाधनों का आवंटन, उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण और वितरण के तरीके केंद्रीय स्तर पर तय किए, मतलब सेंट्रल में ही तय किए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे तय किए जाते हैं। संसाधनों का कैसे बंटवारा होगा, कैसे उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण होगा, प्रोडक्शन लेवल का, और वितरण कैसे होगा, उनके बटिंग कैसे, तो ये सब तरीके केंद्रीय स्तर पर ही तय किए जाते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषताएं है सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप। सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप रहता है इसमें। दीर्घकालिक लक्ष्यों पर क्या ध्यान केंद्रित रहता है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज्यादा ध्यान केंद्रित रहता है। और एकीकृत दृष्टिकोण होता है। एकीकृत मतलब एक ही पीओबी पे काम होता है इसका केंद्रीय नियोजन में। उदाहरण हो गया सोवियत संघ और चीन में अपनाया गया योजना मॉडल। तो सोवियत संघ और जो चीन में अपनाया गया जो योजना मॉडल है वो इसका एक उदाहरण है। भारत में उपयोग करें तो भारत के पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्रीय नियोजन का प्रयोग, भारत के पहले और दूसरे जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो केंद्रीय नियोजन है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ये हो गया, परिभाषा क्या कह रहा है इसका? परिभाषा कह रही है कि इस योजना में आर्थिक निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर दिया गया होता है। मतलब स्थानीय जो होते हैं लोग हैं, और क्षेत्र के आधार पर, ये क्षेत्र लेवल पे ही, एरिया लेवल पे ही इसका जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो दिया जाता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखता है। यह क्या करता है? ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उनकी जो विशेष जरूरतें उनको क्या करता है? ध्यान में रखता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या? इसकी विशेषताएं हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएं और जिला स्तर की भागीदारी। ग्राम पंचायत, नगर पालिका और जिला स्तर की भागीदारी इसके अंतर्गत होती है। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अंतर्गत क्या मिलता है? क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है। इसमें जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनका क्या होता है? प्रभावी उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में देखो तो भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद क्या होता है? पंचायत और नगर पालिकाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन को क्या दिया गया है? बढ़ावा दिया गया। और इसमें उदाहरण के रूप में जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ था? पंचायत और नगर पालिकाओं के जो माध्यम से क्या किया गया था? विकेंद्रीकृत नियोजन को क्या दिया गया था? बढ़ावा दिया गया था। इसका महत्व क्या होता है? तो इसका महत्व होता है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने में उपयोगी हो। तो इसका महत्व क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें विकास योजनाएं बनाने में और उनकी वर्किंग करवाने में जो है उपयोगी रहती है ये विकेंद्रीकृत नियोजन प्लानिंग। ठीक है, एक होती है तत्कालिक प्लानिंग, मतलब जो तत्काल होने वाली प्लानिंग। इंडिकेटिव जो प्लानिंग होती है वो क्या होती है?
तो इसकी परिभाषा क्या करा, इस योजना में सरकार आर्थिक विकास के लिए एक दिशा निर्देश देती है। क्या कहती है, इस योजना में जो होता है सरकार आर्थिक विकास के लिए क्या कहती है, एक दिशा निर्देश देती है, लेकिन इसे बाध्यकारी नहीं बनाती है, लेकिन इसे बाध्यकारी नहीं बनाती है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र क्या करते हैं, को सह अस्तित्व का अवसर दिया जाता है। निजी और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनको क्या दिया जाता है, सह अस्तित्व का अवसर दिया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके बाद बाजार और सरकार का संतुलन बना रहता है, मतलब मार्केट और जो गवर्नमेंट होता है उसका क्या रहता है, बैलेंसिंग बनी रहती है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को सह अस्तित्व का अवसर दिया जाता है, मतलब साथ में अस्तित्व में आने का अवसर दिया, दोनों को काम करने का अवसर दिया जाता है तत्कालिक नियोजन में। उदाहरण में देखें तो फ्रांस में जो इंडिकेटिव प्लानिंग मॉडल है वो इसका उदाहरण है। भारत में इसका क्या उपयोग है, तो 1991 के जो आर्थिक सुधारों के बाद जो था भारत में तत्कालिक नियोजन की अवधारणा अपनाई गई थी। 1991 में जो आर्थिक सुधारों के बाद जो भारत में जो क्या हुआ था, तत्कालिक नियोजन की अवधारणा को अपनाया गया था या अपनाई गई थी। उसके बाद देखते हैं कि बाध्यकारी नियोजन क्या होता है। मैंडेटरी नियोजन, मैंडेटरी प्लानिंग क्या होती है, परिभाषा देखें तो इस प्रकार की योजना में सरकार द्वारा तय किए गए आर्थिक लक्ष्य अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार की जो योजना में क्या होता है, सरकार द्वारा जो तय किए गए आर्थिक लक्ष्य होते हैं क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। इसमें निजी क्षेत्र के लिए कड़े नियम और दिशा निर्देश होते हैं। इसमें क्या होता है, निजी क्षेत्र के लिए जो कड़े नियम और दिशा निर्देश क्या होते हैं, दिए गए होते हैं। विशेषताएं देखें तो विशेषताएं क्या कह रही है, सख्त सरकारी नियंत्रण हो, सख्त सरकारी नियंत्रण होता है इसमें, और आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और क्या होता है साथ ही में, आर्थिक गतिविधियों पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सोवियत संघ की योजनाएं जहां उत्पादन और वितरण के लक्ष्य अनिवार्य थे। तो सोवियत संघ की योजनाएं जहां क्या होता है, उत्पादन और वितरण के लक्ष्य क्या थे, अनिवार्य थे। भारत में उपयोग क्या होता है इसका, यह भारत में सीधे तौर पर लागू नहीं हुआ, ये भारत पर सीधे तौर पर लागू नहीं हुआ, लेकिन लाइसेंस परमिट राज्य के कुछ समय हद तक इसका प्रभाव देखा गया है। ठीक है, तो राज्य के समय में लाइसेंस जो परमिट राज्य के समय क्या होता, कुछ हद तक इसका प्रभाव देखा गया था। किसका प्रभाव देखा गया था, बाध्यकारी नियोजन यानी मैंडेटरी प्लानिंग का। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, सब प्लानिंग है, नियोजन है, योजनाओं की बातें हो रही हैं। परिभाषा क्या रही है, एक व्यवस्थित योजना है जो 5 साल की अवधि के लिए लक्ष्यों को, नीतियों को निर्धारित करती है। ठीक है, इसकी विशेषता होती है, दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य होते हैं, प्राथमिकता क्षेत्रों का चयन होता है, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना इसका विशेषताएं होती हैं। भारत में इसका क्या उपयोग है, भारत में इसका उपयोग है 1951 से 2017 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भारत के विकास का मुख्य आधार थी। जो 1951 से लेकर 2017 तक की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भारत के विकास का क्या रही, मुख्य आधार रही हैं। हर योजना का उद्देश्य क्या था, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार करना था। और हर योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि एग्रीकल्चर में, उद्योग में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार करना था। उसमें उसमें क्या करना था, हम लोग को बदलाव करना था, चेंजेस करने थे। ठीक है, सुधार करना था। आगे देखते हैं परिपत्रीय नियोजन क्या होता है, रोलिंग प्लानिंग। परिपत्रीय नियोजन यानी कि रोलिंग प्लानिंग क्या होती है, इसकी परिभाषा देखें तो इस प्रकार की जो योजना में हर साल लक्ष्यों और नीतियों की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार की योजना में क्या होता है, हर साल क्या होता है, लक्ष्यों और नीतियों की क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है, और आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार किया जाता है, संशोधन भी किया जाता है। विशेषताएं क्या होगी इसकी, लचीलापन, तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश के साथ तालमेल। मतलब इसकी विशेषताएं क्या, लचीलापन है और तेजी से जो बदलते आर्थिक परिवेश के साथ क्या होता है, तालमेल भी होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो यह भारत में 1978 से 80 के बीच लागू हुआ। यह क्या हुआ, भारत में 1978 से 80 के बीच क्या हुआ, लागू हुआ। क्षेत्रीय नियोजन देंगे तो क्षेत्रीय नियोजन क्या करा कि रीजनल प्लानिंग, परिभाषा इसकी क्या, इस प्रकार की योजना में विशेष क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार की जो योजना होती है रीजनल प्लानिंग में, इस प्रकार की योजना में जो एक विशेष क्षेत्र होते हैं उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि पिछड़े और विकसित क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करना, जो पिछड़े और विकसित क्षेत्र जो है उनके बीच में जो असमानता है उसको कम करना, क्षेत्रीय स्तर पर विशेष आर्थिक परियोजनाएं, और क्षेत्रीय स्तर पर क्या करना, विशेष आर्थिक परियोजनाएं उनको बनाना।
उदाहरण के रूप में देखें तो दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी की और नर्मदा नदी परियोजना, मतलब दामोदर घाटी योजना और डीवीसी और नर्मदा घाटी योजना इसके प्रमुख उदाहरण है। आपातकालीन नियोजन देखें, आपातकालीन नियोजन में कॉन्टिजेंसी प्लानिंग जो होती है वो क्या हुई की परिभाषा देखें तो यह योजना आर्थिक संकट या आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार की जाती है। ये योजना की किस लिए तैयार की जाती है? आर्थिक संकट और कोई आपातकालीन स्थिति आ गई उससे निपटने के लिए की जाती है तैयार योजनाएं, आपातकालीन नियोजन जिसे कहते हैं। इसकी विशेषता होती है अल्पकालिक उपायों पर ध्यान देते हैं, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा, रोजगार और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाना इसका मुख्य विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में देखा तो जो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी योजनाएं चलाई गई थी, ठीक है। संरचनात्मक नियोजन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्लानिंग परिभाषा देखें तो इस प्रकार की योजना का उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और संरचना में सुधार करना है, ठीक है। इस प्रकार की योजना है उसका उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे और संरचना में सुधार करना है। इसकी विशेषताएं क्या है? कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण, कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण इसकी मुख्य विशेषताएं। सेवा क्षेत्र का विकास क्या है? वो इसकी एक प्रमुख विशेषता संरचनात्मक नियोजन का। और क्या करा उदाहरण के रूप में देखें तो भारत में हरित क्रांति और औद्योगिक नीतियां भी इसी के अंतर्गत आती हैं। 10वां है लंबी अवधि और अल्पकालिक नियोजन होता है, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। वो क्या होता है? अल्पकालिक नियोजन में क्या कह रहा है कि तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए ये यूज की जाती है। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति नियंत्रण हो गया। दीर्घकालिक योजना अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास पथ पर ले जाने के लिए 20 साल में ऊर्जा नीति, ये दीर्घकालिक नियोजन हो गया, ठीक है। बाद में नियोजन का महत्व क्या क्या है? आर्थिक असमानताओं को कम करना, गरीबी उन्मूलन योजनाएं जैसे हो गई, आधारभूत ढांचे का विकास करना, सड़क परिवहन और ऊर्जा का विकास करना, रोजगार सृजन करवाना, ग्रामीण विकास उद्योगों का विस्तार करना और मानव संसाधन विकास करना, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करवाना, ये इसके क्या है प्रमुख महत्व है। इसका अगर हम लोग निष्कर्ष आखिरी में देखेंगे कंक्लूजन क्या कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक नियोजन आवश्यक है। भारत जैसे जो विकासशील देश है उसमें हर चीज में प्लानिंग आवश्यक होती है, तो इसमें भी विकासशील देशों में प्लानिंग आवश्यक है ताकि सीमित संसाधनों का क्या हो सके प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सके। विभिन्न प्रकार की योजनाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि इस विकास समग्र, समावेशी और सतत हो, मतलब समग्र रूप से विकास हो, समावेशी हो, सतत रूप से चलता है, सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट की राह पे चलता रहे, ठीक है। सरकार को नियोजन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए ताकि समाज में हर वर्ग और आर्थिक को क्या मिले, आर्थिक विकास का लाभ मिल सके। मतलब सरकार को हर नियोजन, हर प्लानिंग में क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता, लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहिए, सबको मिल सके, सबको आर्थिक विकास का लाभ मिल सके, हर वर्ग को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। तो ये हम लोग का टॉपिक था, इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आर्थिक नियोजन की व्याख्या करनी थी हम लोग को, वो हम लोगों ने कर दी। और मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर आपको ये टॉपिक ना समझ में आया तो आप इसको 1.5x की स्पीड पे आके देख लोगे, आप रिपीट करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक विकास के विभिन्न लिए नियोजन के विभिन्न रूप क्या है बता दिया गया है। ऐसे वीडियोस फटाफट आते रहेंगे, इकोनॉमिक्स तो लगभग खत्म ही हो जाएगी 10-11 वीडियोस के बाद, और आप उसको रिवीजन करते रहना और इसके बाद आपकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसको आप रिवीजन करके जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।